नासा का ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 3 एस्ट्रोनॉट लिए चांद पर लैंड करने ही वाला था कि तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। 3 दिन के लंबे सफर के बाद ये स्पेसक्राफ्ट अब अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर की दूरी पर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एस्ट्रोनॉट्स को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और पता लगाने पर सामने आता है कि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वालों में से एक सिलेंडर फट चुका है और अब स्पेसक्राफ्ट के केबिन में केवल 15 मिनट तक जीवित रहने का ऑक्सीजन बचा हुआ था और इतने समय में तो वो धरती पर वापस भी नहीं जा सकते थे और एस्ट्रोनॉट्स अब समझ चुके थे कि ये पल उनके जिंदगी के आखिरी पल हैं। दर्शकों, जहां खाली रोबोट को ही स्पेस में भेजने के लिए साइंटिस्ट्स को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तो इस बात का अंदाजा हम आराम से लगा सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में इंसानी जान भेजने के पहले कितनी बेहतरीन तैयारियां और तमाम इंतजाम किए जाते होंगे। स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को सूरज की जानलेवा किरणों से लेकर प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनके द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट कर स्पेस में फेंक देता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जैसे कि वो एकदम धरती पे हो, लेकिन अगर गलती से भी कोई चूक हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट स्पेस के ऐसे काले बादलों में खो जाएगा जहां से इन एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना लगभग असंभव है। हम सब जानते हैं कि 1969 में अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। अपोलो 11 की सक्सेस को देखते हुए नासा ने अपोलो 12 को भी चांद पे मिशन के लिए भेजा, जो कि बखूबी सक्सेसफुल हुआ और लगातार मून मिशंस की कामयाबी मिलने पर 1970 में नासा ने अपोलो 13 को भी एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर और रिसर्च करने के लिए भेज दिया। अपोलो 13 को मून पे मौजूद एक बहुत बड़े गड्ढे में लैंड करना था, जो कि मून के सरफेस पर एक एस्टेरॉयड के गिरने के कारण बना था और इस बड़े विशालकाय एरिया को फ्रा माउरो कहा जाता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक कमांडर और 2 मॉड्यूल पायलट मौजूद थे। कमांडर का नाम जेम्स लॉवेल था और मॉड्यूल पायलट जॉन स्विगर्ट और फ्रेड हेस थे। ये तीनों बहादुर एस्ट्रोनॉट्स 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में मौजूद जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर पे तैनात अपोलो 13 में जाकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और क्योंकि नासा मून पर काफी सक्सेसफुल मिशंस ऑलरेडी कर चुका था, इसलिए इस मिशन को वो बहुत ज्यादा कैजुअली ले रहा था और इसका लाइव टेलीकास्ट भी ज्यादा पब्लिक नहीं देख रही थी। इस स्पेसक्राफ्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पहले हिस्से को कमांड मॉड्यूल कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर टाइम उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बिताना था। दूसरे हिस्से को हम लूनर मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, जिसका मेन मकसद एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाना और बखूबी वापस ले आना था। तीसरे हिस्से को स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हिस्से में सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे और इसी हिस्से में वो सारे फिल्टर्स भी मौजूद थे जो कि केबिन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर स्पेस में बाहर फेंकते हैं। प्लान के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले धरती की ऑर्बिट से निकलकर चांद की ऑर्बिट में जाएगा और फिर चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और सही समय आने पर 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर लूनर मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से डिटैच कर मून पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर लैंड करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स चांद से सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट कर वापस लूनर मॉड्यूल में बैठ जाएंगे, जो कि उनको वापस चांद की ऑर्बिट में ले जाकर स्पेसक्राफ्ट से अटैच कर देगा और वापस वो धरती की ओर आकर लैंड कर जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर की दूरी 55 घंटे बिताने के बाद पहुंच चुका था और तभी रूटीन चेकअप के नाते एक एस्ट्रोनॉट ने ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए एक बटन दबाई और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज कमांड मॉड्यूल में बैठे हुए बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी महसूस हुई। लेकिन क्योंकि फ्रेड हेस का नेचर थोड़ा मजाकिया था, तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को ये लगा कि फिर से उनको डराने के लिए फ्रेड हेस ने कोई मजाक किया है। लेकिन तभी अचानक से मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट भी जल उठी और जांच करने पर पता लगा कि 2 तारों के शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। इस पूरे वाकये का इल्म तुरंत कमांडर ने नासा के मिशन सेंटर को दिया और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे मिशन सेंटर में मानो खलबली सी मच गई, क्योंकि सबको मालूम था कि ऑक्सीजन सिलेंडर उनके जिंदा रहने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और जब मिशन सेंटर के साइंटिस्ट्स ने स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ चेक की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन का लेवल अब आवश्यकता से तेजी से खत्म हो रहा था और जांच करने पर पता लगा कि 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज में भी शॉर्ट होने के कारण ऐसा हो रहा है और अब ये सिलेंडर भी काफी तेजी से खाली हो रहा है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेलियर के कारण स्पेसक्राफ्ट को चलाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं।
अभी मिशन सेंटर इस मुसीबत का हल ढूंढने में ही परेशान था कि तभी कमांडर खिड़की से बाहर देखते हैं और उनको एक सफेद रंग की गैस बड़ी तेजी के साथ लीक होती हुई दिखाई देती है। और ये कोई और गैस नहीं थी बल्कि एकमात्र बचे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से लीक होती हुई ऑक्सीजन गैस थी। और अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ये बात पता लग चुकी थी कि उनकी जिंदगी के ये आखिरी पल चल रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम भी खराब हो चुका था और बची कुची लाइट केवल बैटरीज के दम पर चल रही थी। एस्ट्रोनॉट्स का पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और इनकी सांसें केवल उस लीक होते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की बची कुची गैस से चल रही थी। लेकिन इन सब मसलों के बाद एक सबसे बड़ा मसला ये था कि ब्लास्ट होने के झटके के कारण स्पेस क्राफ्ट ने अपना डायरेक्शन खो दिया था। और अगर जल्दी से जल्दी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस क्राफ्ट के डायरेक्शन को वापस ऑर्बिट में नहीं लाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए स्पेस के काले बादलों में खो जाएंगे और कभी भी वापस नहीं मिल पाएंगे। और जहां इस मिशन को सबसे कम इम्पोर्टेंस और बहुत कैजुअली लिया जा रहा था, वहां अब इस मिशन की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इस वाक्य को दुनिया भर के मीडिया चैनल्स के द्वारा कवर किया जा रहा था। और जब तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने ऑक्सीजन मीटर को देखा तो उनको पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल इतनी ही गैस बची है जो कि उनको अगले 15 मिनट तक जिंदा रख सके। मिशन सेंटर ने ये डिसाइड किया कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अब कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लूनर मॉड्यूल का अपना अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी सीटिंग कैपेसिटी केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए नासा मिशन सेंटर ने इसी फैसले पर अमल किया और कैलकुलेशंस करने के बाद पता लगा कि लूनर मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर्स तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 2 दिन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर सही सलामत वापस कब तक और कैसे लाया जाए। इस काम को करने के लिए मिशन सेंटर ने 2 प्रस्ताव रखे। पहले प्रस्ताव में स्पेस क्राफ्ट के मेन इंजन का इस्तेमाल कर पूरे स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की तरफ ढकेला जाना था। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि मेन इंजन में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो पूरे स्पेस क्राफ्ट को वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल करवा सके। तो मिशन सेंटर में मौजूद साइंटिस्ट्स ने दूसरा प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में पूरे स्पेस क्राफ्ट को चांद की ग्रेविटी के द्वारा ढकेल कर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल करवाना था। लेकिन इस प्लान में भी एक मसला था जो कि पूरे प्लान को खराब कर रहा था। दिक्कत की बात ये थी कि जब उनका स्पेस क्राफ्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो उसको अर्थ की एटमॉस्फेयर की ओर लूनर मॉड्यूल की मदद से ढकेलना था। लेकिन लूनर मॉड्यूल केवल चांद पे लैंड होने और एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आने के लिए बना था और ये काम लूनर मॉड्यूल पहली बार करने वाला था। और पूरे स्पेस क्राफ्ट को चांद की ऑर्बिट से निकालने के लिए लूनर मॉड्यूल को किस पॉइंट पे और कितनी देर चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी कोई आसान और छोटी मोटी कैलकुलेशंस नहीं थी। पूरा नासा मिशन सेंटर कैलकुलेशंस में जुट गया और कैलकुलेशंस करने के बाद फॉरेन एस्ट्रोनॉट्स को वो सारी मेजरमेंट्स भेज दी गई। एस्ट्रोनॉट्स ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि नासा मिशन सेंटर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। चांद की ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर आकर एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस क्राफ्ट को पूरे 35 सेकंड के लिए बंद किया और चांद की ग्रेविटी के कारण अब स्पेस क्राफ्ट की डायरेक्शन अर्थ की तरफ मुड़ चुकी थी। नासा मिशन सेंटर एस्ट्रोनॉट्स से लगातार संपर्क में बना हुआ था और ये सिलसिला 2 दिन तक लगातार चलता रहा और 2 दिन के बाद पूरा स्पेस क्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की गति से अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब समस्या ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। क्योंकि अगर वो लूनर मॉड्यूल के सहारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते तो लूनर मॉड्यूल बुरी तरीके से आग पकड़कर जलकर राख हो जाता। क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स काफी स्किल्ड थे, इसलिए वो लूनर मॉड्यूल को छोड़कर कमांड मॉड्यूल में सक्सेसफुली घुस गए। लेकिन क्योंकि वहां के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो चुके थे, इसलिए वहां का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा था। लेकिन फिर भी उनके स्पेस सूट्स उनको जिंदा रखने में मदद कर रहे थे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के थोड़ी देर पहले उन्होंने लूनर और सर्विस मॉड्यूल को पूरे स्पेस क्राफ्ट से अलग कर दिया और अब केवल कमांड मॉड्यूल में वो तीनों एस्ट्रोनॉट मौजूद थे। और अब वो समय आ गया था जब तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने वाले थे।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते समय कमांड मॉड्यूल का तापमान इतना ज्यादा हो गया कि तीनों एस्ट्रोनॉट से अचानक से नासा मिशन सेंटर का संपर्क टूट गया। लेकिन फिर अचानक से वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। एस्ट्रोनॉट्स का संपर्क वापस नासा मिशन सेंटर से जुड़ता है और उन्होंने अपनी खैरियत नासा मिशन सेंटर को रेडियो सिग्नल के द्वारा रेडियो पर सुना दी। एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद कमांड मॉड्यूल से जंप लगाकर पैराशूट के बल पर लैंड करने का प्लान किया था और कुछ ही देर बाद उनको आसमान में देखा भी जा सकता था और उनका पैराशूट से नीचे आता हुआ मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। और पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को कमांड मॉड्यूल समेत तीनों एस्ट्रोनॉट्स पैसिफिक ओशन में लैंड करते हैं, जहां से उन तीनों को कमांड मॉड्यूल समेत रेस्क्यू कर लिया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।